नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन आज 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला अपन ये देखेंगे कि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का अर्थ और परिभाषा। दूसरे में अपन ये देखेंगे कि ये नीति क्यों अपनाई गई, इसके क्या कारण थे। और तीसरे में अपन देखेंगे इसके औपचारिक संगठन को। तो सबसे पहले देखते हैं गुटनिरपेक्षता का अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले एक विद्वान थे जॉर्ज लिस्का। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और बाद में ये शब्द जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध होने लग गया। देखिए, गुटनिरपेक्ष नीति या नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है या जो मूवमेंट है, उसका अर्थ पे जाने से पहले थोड़ा सा अपन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पे दृष्टि डालेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो विश्व था 2 विरोधी गुटों में बटा हुआ था। एक अमेरिकन गुट या पूंजीवादी गुट था और दूसरा साम्यवादी गुट या सोवियत संघ का गुट था। विश्व एक तरफ 2 विरोधी खेमों में बटा हुआ था, तो दूसरी तरफ एशिया अफ्रीका के अनेक जो नए राष्ट्र हैं वो स्वतंत्र होते जा रहे थे। अनेक राष्ट्र उपनिवेश की गुलामी से मुक्त होते जा रहे थे, नए राष्ट्र अस्तित्व में आते जा रहे थे। तो जब ये नए राष्ट्र अस्तित्व में आ रहे थे और विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, तो दोनों ही गुटों ने ये नीति अपनाई कि ये जो नए राष्ट्र हैं इनको अपने गुट में शामिल करने का प्रयास किया। परिणाम ये हुआ कि ये इनके प्रेशर डालने लग गए कि अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए, जबकि ये जो नए राष्ट्र थे, नवोदित राष्ट्र जो थे, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। वो अपना पृथक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। तो उन्होंने किसी भी गुट को ज्वाइन नहीं किया, उसमें शामिल नहीं होने की नीति अपनाई, और यही नीति आगे जाके गुटनिरपेक्षता या की नीति कहलाने लग गई। तो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो सही मायने में उस समय दोनों गुटों में शामिल नहीं होने की नीति थी। बाद में इसको औपचारिक जामा पहनाया गया, इसको औपचारिक संगठन के रूप में अपनाया गया, और बाद में इसमें बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें भी इसके अंतर्गत जोड़ी गई। 3 प्रमुख विद्वान होते हैं जिन्होंने इस नीति को आगे बढ़ाया बाद में आगे जाके। भारत के होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के होते हैं नासिर, और यूगोस्लाविया के होते हैं मार्शल टीटो। इन तीनों ने मिलकर इस नीति को अपनाने या इसके बारे में पूरे प्रावधान किए, इसका अर्थ स्पष्ट किया, लोगों के देशों के साथ जाकर मिले और इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर इसको औपचारिक स्वरूप देने का प्रयास किया। और इनके परिणाम स्वरूप 1961 में इसका फर्स्ट शिखर सम्मेलन हो जाता है और गुटनिरपेक्ष या नाम आंदोलन अस्तित्व में आ जाता है। इसीलिए 1 सितंबर को नाम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके अर्थ की या अभिप्राय की। देखिए, गुटनिरपेक्षता का सही जो अर्थ है वो ये होता है कि विभिन्न गुटों से अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार निर्णय लेना होता है। अर्थात गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संन्यास ले, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका नहीं करे, या अलगाववादी नीति अपनाएं, या तटस्थ रहे हैं, मूक दर्शक बने। ये गुटनिरपेक्षता का मतलब नहीं होता है। गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत 2 ही चीज़ें होती हैं। पहली होती है अपनी स्वतंत्र निर्णय, अर्थात हर राष्ट्र अपनी स्वतंत्र रीति नीति से चलेगा, किसी के दबाव या किसी के प्रेशर से कोई नीति नहीं अपनाई जाएगी। और दूसरा इसके अंतर्गत जो मेन होता है वो ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थ नहीं होना है, बल्कि विश्व में जो भी घटनाएं होती हैं उनके प्रति स्पष्ट और सकारात्मक नीति अपनाना है। अर्थात जो सही है उसका पक्ष लेना, जो गलत है उसका आलोचना करना या उसके विरोध में बात उठाना। तो गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संन्यास नहीं है, गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है, गुटनिरपेक्षता अलगाववाद नहीं है, गुटनिरपेक्षता एक पक्षवाद नहीं है, और गुटनिरपेक्षता अप्रतिबद्धता भी नहीं है। अर्थात गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र नीति है, स्वतंत्र निर्णय नीति है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट और सकारात्मक और रचनात्मक नीति अपनाने की नीति है। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इसको परिभाषित भी किया है, जैसे जॉर्ज लिस्का कहते हैं
कि असंलग्नता या गुट निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में भेद करके सदैव सही नीति का समर्थन करना। इसी तरह स्वाजन बर्जर भी कहते हैं, इन्होंने भी इसको परिभाषित किया है। स्वाजन बर्जर कहते हैं कि गुट निरपेक्षता शीत युद्ध, सैनिक संधियों और विरोधी खेमों से अलग रहने की नीति है। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे परिभाषित किया है। उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश का निर्णय ही गुट निरपेक्षता है, अर्थात स्वतंत्र दृष्टिकोण। इस तरह बहुत सारे विद्वानों ने इन्हें परिभाषित भी किया है गुट निरपेक्षता की नीति को। तो गुट निरपेक्षता स्वतंत्र निर्णय है, स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाने की नीति है। अब दूसरे बिंदु पे अपन चलते हैं। दूसरे में अपन ये कहते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई गई, अर्थात ये जो नवोदित राष्ट्र थे उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई। वो दोनों गुटों में शामिल नहीं होकर अलग ही अपनी नीति अपनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने इस नीति को अपनाया। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं। जो मुख्य रूप से जो कारण है वो अपन डिस्कस करते हैं, अर्थात गुट निरपेक्षता की नीति को प्रोत्साहन देने वाले कारण या इसके अपनाने के कारण। देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला जो मेन कारण है वो है शीत युद्ध। जो मेन कारण है गुट निरपेक्ष नीति अपनाए जाने का वो है शीत युद्ध। अगर शीत युद्ध नहीं होता तो गुट निरपेक्षता का भी अस्तित्व नहीं होता। अर्थात विश्व शीत युद्ध में बटा हुआ था, दो खेमों में लड़ाई चल रही थी, तो ये राष्ट्र किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। तो मेन कारण था वो जो था वो था शीत युद्ध, और शीत युद्ध की वजह से इस नीति को अपनाना पड़ा। दूसरा जो मेन कारण था वो था मनोवैज्ञानिक विवशता। अर्थात जो नवोदित राष्ट्र थे वो सही मायने में स्वतंत्र रहना चाहते थे। वो उनकी ये मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे क्योंकि उनको ये एहसास था कि अगर हम किसी गुट में शामिल हो जाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता फिर उनके अधीन हो जाएगी। तो वो वास्तव में स्वतंत्र रहना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस नीति को अडॉप्ट किया या अपनाया। तीसरा कारण जो था सैनिक गुटों से अलग रहने की नीति, अर्थात ये देश किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। देखिए दोनों ही जो गुट थे, साम्यवादी और पूंजीवादी गुट, उन्होंने सैनिक संधियां कर रखी थी, सैनिक गुट बना रखे थे, नाटो, सीटो, वारसा। तो ये राष्ट्र जो थे वो इन दोनों में ही शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस नीति को अपनाया। इसके साथ साथ ये थे कि ये अपने विशिष्ट स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे, अर्थात वे अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक या सामाजिक संस्थाओं की जो पृथक पहचान है उसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे। उनके दिमाग में या उनके मन में ये बात थी कि अगर हम इनको किसी गुट को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी खुद की ये पहचान जो है वो समाप्त हो जाएगी और वो किसी के छाया मात्र या प्रतिध्वनि बनकर नहीं रहना चाहते थे। तो अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विशिष्ट स्वरूप को बनाए रखने की उनकी ये लालसा भी थी और इसलिए उन्होंने इस नीति को अपनाया। इसके पीछे आता था स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन। वो चाहते थे कि हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुसार हम स्वयं संचालित करें, हम स्वयं निर्णय लें, इसलिए उन्होंने इसको अपनाया। अगर वो किसी गुट में शामिल हो जाते तो उस गुट का उसके ऊपर प्रेशर होता और उसके अकॉर्डिंग नीतियाँ अपनाई जाती। तो ये भी एक कारण था कि जिसकी वजह से उन्होंने इसको अपनाया। नेक्स्ट आता है आर्थिक विकास, अर्थात जितने भी ये जो राष्ट्र थे, नवोदित राष्ट्र थे, वो सारे कमज़ोर थे, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, विकासशील थे। तो वो अपना विकास करना चाहते थे और वो विकास तभी संभव था जब दोनों गुटों के साथ उनके संबंध मधुर हो, दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने का उनका प्रयास रहता था। इसलिए उन्होंने न तो इस गुट में शामिल होना उचित समझा, न ही उस गुट में शामिल होना समझा, और दोनों से मधुर संबंध बनाकर अपना विकास के लिए आर्थिक सहायता, टेक्निकल सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने की उनकी इच्छा थी और इसलिए उन्होंने इस नीति को अपनाया। और अंतिम है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में विश्वास। ये जो राष्ट्र थे वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में विश्वास करते थे। उनकी मनसा यही थी क्योंकि वो शीत युद्ध को देख चुके थे, सेकेंड वर्ल्ड वार को वो देख चुके थे, तो उनका प्रयास था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग स्थापित किया जाए, क्योंकि जो भी विकास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के वातावरण में ही संभव है। इसलिए उन्होंने इस नीति को अपनाना ज़्यादा उचित समझा और उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इस तरह की नीति अपनाएंगे तो दोनों गुटों के बीच में हम एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करेंगे, एक संतुलन बनाए रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में अपना योगदान दे सकेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में ही अंतर्राष्ट्रीय या मानवीयता की भलाई होती है, इसलिए उन्होंने इस नीति को अपनाना उचित समझा।
और इन कारणों की वजह से इन राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्भव किया इन्होंने। तीसरा अपना बिंदु है, अपन ये देखते हैं कि औपचारिक संगठन, अर्थात इस गुटनिरपेक्ष जो नीति है, जो आंदोलन है, जो नाम देश हैं, उन्होंने फिर इसका प्रयास करके, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो। उन्होंने इस दिशा में सम्मेलन किए, आपस में बातचीत की, सभी राष्ट्रों से संपर्क किया और इसका एक औपचारिक संगठन कायम किया। 1961 में 1961 में ये अस्तित्व में आ जाता है, तब से लेकर आज तक ये चला आ रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगर हम औपचारिक संगठन की बात करते हैं तो 3 संस्थाएं हैं अभी इसमें। पहली संस्था है समन्वय ब्यूरो, दूसरा होता है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और तीसरा होता है शिखर सम्मेलन। सबसे पहले देखते हैं समन्वय ब्यूरो। समन्वय ब्यूरो एक तरह से एक समिति जैसे होते हैं, 66 सदस्य होते हैं और इनको ये सदस्य देश निर्वाचित करते हैं। समन्वय ब्यूरो का जो मेन काम होता है वो होता है सभी देशों से विचार विमर्श करके कार्यों में समन्वय स्थापित करना होता है। इसके साथ साथ यूएनओ या अन्य संगठनों के अंतर्गत देशों की क्या नीति होगी इसके बारे में विचार विमर्श करके समन्वय स्थापित करके नीति अपनाने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। समन्वय ब्यूरो में कुल 66 सदस्य होते हैं। अफ्रीका के 31 होते हैं, एशिया महाद्वीप से 23 लिए जाते हैं, लैटिन अमेरिका से 10 लिए जाते हैं और यूरोप से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इस तरह इसका एक क्राइटेरिया इन्होंने बना रखा है और ये समन्वय ब्यूरो आपसी सदस्यों के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। दूसरा जो मेन संस्था है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। ये गुटनिरपेक्ष देशों के जो शिखर सम्मेलन होते हैं उसकी जो कार्य सूची होती है उसको पहले अप्रूव करते हैं कि इस सम्मेलन में ये मुद्दे उठाए जाएंगे या इस सम्मेलन में ये नीतियाँ अपनाई जाएंगी, ये डिस्कस किया जाएगा। तो इसको कार्य रूप देने के लिए विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है। इसके अलावा दूसरा जो सदस्य नाम में शामिल होना चाहते हैं उनकी सदस्यता पर विचार करके ये निर्णय करते हैं और इस तरह नाम के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का कार्य विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के माध्यम से किया जाता है। और तीसरा जो मेन होता है वो होता है शिखर सम्मेलन। प्रति 3 वर्ष के बाद में ये शिखर सम्मेलन होता है। नाम के जो शासनाध्यक्ष होते हैं नाम देशों के वो इसमें भाग लेते हैं और विचार विमर्श करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उनको लागू करने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं 120 सदस्य भी नाम के चल रहे हैं। 4 तरह के सदस्य होते हैं, एक सामान्य या पूर्ण सदस्य होते हैं, एक पर्यवेक्षक होते हैं, एक गैर पर्यवेक्षक सदस्य होते हैं और एक अतिथि होते हैं। तो 4 तरह के सदस्य देश इसमें भाग लेते हैं, लेकिन मतदान या मत करने का जो अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है, सामान्य देशों के पास ही होता है। इस तरह प्रति 3 वर्ष के बाद ये सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में नाम देशों के द्वारा नीतियाँ या विचार विमर्श करके समस्याओं का समाधान किया जाता है, निर्णय लिया जाता है और नाम के जो निर्णय होंगे वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। इस तरह जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो 1961 से लेकर आज तक चला आ रहा है और अब तक इसके 17 शिखर सम्मेलन विभिन्न देशों में आयोजित हो चुके हैं। धन्यवाद।